दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो रियल इंसिडेंट मैं अपनी वीडियोज़ में लेके आता हूँ उनको लाने का सबसे बड़ा मोटिव ही यही है कि जो लोग अपनी लाइफ में परेशान चल रही इन चीज़ों को लेके, उनके रियल इंसिडेंट से आप सीख लें। किसी की गलती आपकी सीख बन सकती है ताकि आप भी इन चीज़ों को रिपीट ना करें। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें पलक ने बताया, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाली है। ये पूरा इंसिडेंट 2008 में उनकी एक फ्रेंड थी जिनके ब्रदर के साथ हुआ था। जब उनके ब्रदर 10th से 12th में पास आउट होके गए थे, लेकिन पूरे रियल इंसिडेंट में ऐसा हुआ क्या और इतने छोटे लड़के ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कैसे किया, आज वो पूरी जर्नी आपको बताई जाएगी। तो मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि इसे आखिरी तक देखें, क्योंकि इसमें आपको इतना सब कुछ सीखने को मिलेगा, इतना सब कुछ देखने को मिलेगा जो आपने जिंदगी में नहीं सोचा होगा। तो चलिए रियल इंसिडेंट की ओर चलते हैं। पलक ने बताया उनकी जो फ्रेंड है, उनके ब्रदर 10th क्लास में थे उस टाइम पे, जिनका नाम था आयुष। आयुष शुरू से ही इंट्रोवर्ट किस्म के पर्सन थे। वो बहुत ज़्यादा चुप रहा करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि इंट्रोवर्ट जो इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव निकल के आता है कभी कभी। शायद आयुष भी वैसे ही थे। पढ़ाई में एवरेज थे, लेकिन उनके सिर्फ गिनती के 2-3 दोस्त हुआ करते थे। वो लोगों से ज़्यादातर रिलेशन बनाए नहीं करते थे, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि स्कूल की जर्नी में कोई ना कोई एक ऐसी लड़की होती है जो हर किसी को पसंद आ जाती है। आयुष को भी एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी जिसका नाम था करिश्मा। करिश्मा उनके साथ नर्सरी से पढ़ती आ रही थी और करिश्मा को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आयुष के दिलो दिमाग में हमेशा ये रहता था कि एक टाइम आएगा जब मैं करिश्मा को अपने दिल की फीलिंग बताऊंगा। और 10th का वो एक टाइम था जब उन्होंने सोचा था कि यार अगर मैं 10th में पास हो गया ना तो पक्का मैं करिश्मा को अपने दिल की फीलिंग बताऊंगा। 10th के बोर्ड निकलने के बाद जब रिजल्ट आता है तो आयुष को पता चलता है कि करिश्मा ने टॉप किया और आयुष ने भी काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर किए। क्लास में सब बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए थे जो उनका सर्कल था। इंट्रोवर्ट होने की वजह से उनके जो 2-3 दोस्त थे वो हमेशा आयुष को पुश करते थे कि तेरे को करिश्मा को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ। कुछ टाइम बाद जब ये लोग 10th पास होते हैं तो ये एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। ये सोचते हैं कि क्यों ना एक गेट टुगेदर रखा जाए, क्योंकि इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे स्कूल में जा सकते हैं, अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की, उन्हें कौन से लेनी है। आयुष, उनके फ्रेंड्स, करिश्मा और उनकी फ्रेंड्स एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर ये लोग पार्टी करते हैं, लेकिन ये इतने छोटे थे, इन्हें ड्रिंक्स अलाउड नहीं थी। और वहाँ पे आयुष के जो दोस्त थे क्लब में मैनेजर से बात करके थोड़ी थोड़ी ड्रिंक्स अपने लिए अरेंज करवा लेते हैं। इतना अच्छा माहौल बन गया था वहाँ पर, सब डांस कर रहे थे और लड़कियों ने भी थोड़ी थोड़ी ड्रिंक कर ली थी और सबको ड्रिंक बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। लेकिन आयुष इसमें बहुत ज़्यादा सेंसिबल थे। उन्हें पता था कि अगर किसी को ड्रिंक ज़्यादा हो जाएगी तो उन्हें ही संभालना पड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सब तो अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन जो करिश्मा लड़की थी वो खुद को नहीं संभाल पाएगी। एट दी एंड जब सब जाने के लिए घर के लिए बोलते हैं तो आयुष वहाँ पे बैठ के देख रहे होते कि सब जाने की हालत में, लेकिन करिश्मा जो है वो जाने की हालत में नहीं है। तो जो आयुष थे वो करिश्मा के पास जाते और करिश्मा को बोलते कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। करिश्मा 2-3 बारी तो मना करती है, क्योंकि उसको कुछ भी इस चीज़ का अंदाजा नहीं होता कि शायद आगे जाके कुछ प्रपोजल हो सकता है, कुछ गिफ्ट हो सकता है, क्योंकि करिश्मा ने आयुष को कभी इस नज़र से देखा ही नहीं था। अब आयुष जो है करिश्मा को बोलते हैं कि मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो 2-3 बार मना करने के बाद करिश्मा उसे हाँ बोल देती है। आयुष और करिश्मा नीचे आते हैं, वो एक ऑटो पिक करते हैं। तो करिश्मा जो थी वो बहुत ज़्यादा थकी हुई फील कर रही थी। उन्होंने आयुष के कंधे पे सर रख लिया और आयुष को लगा जैसे करिश्मा उन्हें पसंद करती है, और वो करिश्मा की तरफ देखते हैं और उनके फोरहेड पे किस कर लेते हैं। करिश्मा नशे की हालत में होती है, वो उन्हें कुछ भी नहीं बोलती। आयुष थोड़ा सा मुंह नीचे करते उनके लिप्स पे किस कर लेते हैं। करिश्मा उस टाइम पे कुछ नहीं बोलती क्योंकि शायद उन्हें होश नहीं था। लेकिन जब वो घर पहुंच जाती है तो आयुष भी अपने घर आ जाते हैं। अब आयुष की रात बहुत अच्छी कटी, जैसे करिश्मा ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। अगले दिन वो अपने स्कूल में पहुंचते हैं और अपने 2-3 दोस्तों को बताते हैं कि रात को करिश्मा और मेरे बीच में एक किस हुई है। हालांकि वो बहुत बड़ी किस नहीं थी, लेकिन आयुष के लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जब आयुष अपने दोस्तों से उस किस से रिलेटेड मुद्दे के बारे में बात कर रहे थे, तभी करिश्मा की एंट्री होती है क्लास में और करिश्मा सीधा आयुष का कॉलर पकड़ती है और उसको चाटा मार देती है सबके सामने और साफ साफ बोलती है कि नशे की हालत में तुम जैसे इंसान कुछ नहीं कर सकता, बस फ़ायदा उठा सकता है। कल रात को तुमने मुझे किस किया, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? आयुष को लगा जैसे सब कुछ पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर बहुत नेगेटिव माहौल हो गया था और इस बात को फैलने में सेकंड्स नहीं लगे। जूनियर सीनियर क्लासेस में ये अनाउंस हो गया कि जैसे किसी लड़की ने लड़के को थप्पड़ मारा बदतमीजी के लिए। धीरे धीरे ये जो न्यूज़ थी ये टीचर्स तक पहुंच गई स्कूल के, और टीचर्स ने इसे दबा दिया ये सोच के कि रेपुटेशन खराब ना हो जाए। आयुष को बुलाया गया, करिश्मा को बुलाया गया। करिश्मा ने अपनी सारी चीज़ें बताई और
आयुष को कुछ टाइम के लिए उससे दूर रहने की एक एडवाइस दी गई। ऐसा ही हुआ, जो आयुष थे उन्होंने करिश्मा से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। लेकिन बोलते हैं कि लड़कों को अगर छेड़ने के लिए कोई चीज़ मिल जाए तो वो कहीं से कहीं तक पीछे नहीं हटते। तो रोज आयुष को बुली किया जाता था, रोज उसे ट्रोल किया जाता था इस चीज़ को लेके कि लड़की से थप्पड़ खा लिया, लड़की ने तुझे थप्पड़ मार दिया। और आयुष इस चीज़ को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर के तौर पर लिया करते थे। तो उसने 11th में आना ही बंद कर दिया। उसने पूरी 11th अपने घर से करी, सिर्फ वो एग्ज़ाम देने आते थे, किसी से बात नहीं करते थे। फिर आई 12th क्लास। 12th क्लास में आयुष ने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मुझे आप ओपन से करा दीजिए, मैं ओपन से पेपर दे दूंगा। उनके पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं पता थी कि स्कूल में ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन जो आयुष थे उन्होंने अपनी बहन को, जो कि पलक की फ्रेंड थी, उन्हें बताया था कि स्कूल में ऐसा हुआ है। वक्त गुजरता है, आयुष की जो बहन थी वो उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी। वो उनके पेरेंट्स को कन्विंस कर रही थी कि इसे नहीं जाना स्कूल, इसे ओपन से करनी है, करने दो, साइड में कुछ करना चाह रहा होगा। तो जब आयुष से पूछा जाता है तो आयुष बोलते हैं कि मुझे गवर्नमेंट प्रिपरेशन करनी है। वो कैसे ना कैसे उस सिचुएशन को उस टाइम पे हैंडल कर लेते हैं। ऐसा ही होता है। 11th इन्होंने स्कूल से की नहीं होती, सिर्फ एग्जाम्स दिए थे। 12th में इन्होंने ओपन से किया था। जब 12th का रिजल्ट आता है तो इनके जो दोस्त थे और जो ये आयुष थे, ये मिलने का प्लान बनाते हैं। और जिस दिन ये मिलते हैं 12th के रिजल्ट के बाद, तो इनके सामने देखने को एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसको देख के ये बहुत शर्मसार हो जाते हैं कि जो उनके दोस्त थे वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आए थे और ये वहाँ पर अकेला गया था। ये चीज़ इसको चुभ सी जाती है कि यार मैं इतना बड़ा हो गया, मतलब जब से मुझे करिश्मा ने थप्पड़ मारा उसके बाद ना तो मैंने किसी लड़की से बात की और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड रही है। तो जब वहाँ पर गैदरिंग में सब बैठे हुए थे, ये अकेले थे, इनके दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ थे। तो एक दोस्त बोलते हैं इनसे मजाक मजाक में कि सुन, लड़की तो तेरे से पटने से रही, तू एक काम कर, कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ले। आयुष के दिमाग में ये चीज़ जैसे घर कर गई थी कि भाई उनके दोस्त ने उन्हें कोई सजेशन दिया है। उन्होंने इस चीज़ को नेगेटिव तौर पे नहीं लिया कि वो एक मजाक उड़ाने वाली बात थी। आयुष को लगा उनके दोस्त उन्हें सजेस्ट करे कि तू कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ले। आयुष उस टाइम पे उस पार्टी में सिर्फ इस चीज का वेट कर रहा था कि ये पार्टी कब ओवर होगी और मैं घर जाके कर्ण पिशाचिनी के बारे में जितनी ज्यादा हो सके रिसर्च करूंगा और मैं उसे सिद्ध करूंगा। जब वो घर पे आते हैं और रिसर्च करते हैं कर्ण पिशाचिनी के बारे में, तो उन्हें पता चलता है कि कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी एंटिटी है जो आपकी सारी जरूरतों को पूरी कर सकती है। अब वो जरूरतें कौन सी हो, चाहे वो जिस्मानी हो, पैसे से रिलेटेड हो, वो आप पे डिपेंड करते हैं। आयुष के दिमाग में ये था कि मुझे कर्ण पिशाचिनी चाहिए, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी तो क्या हुआ, मैं एक ऐसे एंटिटी को अपने पास रखूंगा जो मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगी। रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि राजस्थान के पुष्कर के जंगलों में कुछ ऐसे अघोरी बैठते हैं जिन्हें कर्ण पिशाचिनी की पूरी नॉलेज है। और ये जानने के बाद जैसे आयुष सब पागल सा हो गया था कि मेरे को कैसे भी उन पुष्कर के अघोरियों के पास पहुंचना है, मैं राजस्थान कैसे भी पहुंचूंगा और पूरी रिसर्च करूंगा और कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करूंगा। वो एक टूर बनाते हैं 1 हफ्ते का, अपने फैमिली को बोलते हैं कि मेरे को राजस्थान घूमना है, मैं राजस्थान घूम के आऊंगा क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पे गवर्नमेंट की एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो उनके पेरेंट्स भी इस चीज को सिंसियरली लेते हैं कि चलो लड़का कुछ करना चाहता है, तो उसे पैसे दिए जाते हैं और बोलते हैं कि आप आराम से घूम के आओ, वहाँ पे होटल पे रहना, कोई भी दिक्कत है तो बता देना। आयुष गवर्नमेंट जॉब का बहाना लेके अपने घर वालों से पैसा उठाता है, सीधा राजस्थान जाता है। राजस्थान में सीधा पुष्कर में होटल बुक करता है, सारा सामान पटक के वहाँ पे जो स्थानीय लोग होते हैं, जो लोकल विलेजर्स होते हैं, उनसे पूछना शुरू करता है कि यहाँ पर कहाँ विद्वान या अघोरी लोग मिलेंगे। तो कुछ लोग आयुष को जंगल की तरफ का रास्ता बताते, जहाँ पर बताते कि रात के टाइम यहाँ पर कुछ अघोरी आते जो अघोरी पूजा करते हैं, लेकिन आपको उनसे दूर रहना चाहिए। आयुष जैसे वहाँ पर एक बहाना लेके गया था कि वो कुछ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जहाँ पर अघोरी की साधना और पूजा के बारे में उसे जानना है, लेकिन उसके जो दिमाग में था वो तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। बात आगे बढ़ती है और आयुष जो है रात को भटकना शुरू करता है जंगलों में। 1-2 दिन वो भटकता रहता है वहाँ पे, जहाँ पे उसके दिमाग में बात आ रही होती है कि मुझे घर भी वापस जाना है, मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। कहते हैं इंसान को किस्मत वहां पहुंचा जाती है जहां इंसान पहुंचना चाहता है, अगर वो उस तरीके की मेहनत करे। तो जिस तरीके से आयुष खोज कर रहे थे उन अघोरी की, वो तीसरे दिन एक अघोरी से मिलते हैं। उस अघोरी के पास बैठते हैं और उस अघोरी को बोलते हैं कि मेरे को थोड़ी सी नॉलेज शेयर कीजिए, मुझे जानना है कर्ण पिशाचिनी क्या होती है। तो अघोरी उसकी तरफ देखते और बोलते कि तू सिद्ध करेगा, अपने आप को बहुत महान समझता है क्या। तो अघोरी उसे बोलते चल मैं तेरे को एक साधना बताता हूँ, तेरे को 13 दिन तक नंगा रहना पड़ेगा, हमारी तरह रहेगा। तो आयुष बोलता है हाँ रह लूँगा। बोलते हैं मलमूत्र खाना पड़ेगा, खाएगा। तो बोलते हैं हाँ खाऊंगा। उसके बाद बोलते हैं अपनी उंगली काट के देनी पड़ेगी, देगा। तो आयुष थोड़ा सा डर जाता है, बोलता है कि ऐसे कैसे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होती है। तो वो आयुष को लेके जाता है अपनी कुटिया के पास, बोलता है ये देख यहाँ पर 3 किताबें रखी हैं, इन 3 किताबों में हर चीज़ कर्ण पिशाचिनी के बारे में लिखी हुई है, लेकिन वो आम इंसान कर नहीं सकता। आयुष को बहुत समझाया जाता है कि अपने दिमाग से इन चीज़ों को निकाल दे और चला जाए, लेकिन आयुष के पास गिनती के 2 से 3 दिन थे जहाँ पर वो फोर्स करते हैं, डेली वहाँ पर पहुँचता है, रात को अघोरी की सेवा करता है, उनके लिए बाहर से कुछ न कुछ खाने के लिए ले जाता है। हालांकि अघोरी खाते नहीं है,
लेकिन बार बार उनके पास पहुंचता है। तो आघोरी बोलते हैं कि हम इसे नॉलेज तो दे ही सकते हैं। तो जो आघोरी होते हैं वो आयुष को सारी नॉलेज देते हैं कर्ण पिशाचिनी के बारे में, कहाँ से वो सिद्ध होती है, क्या एंटिटी है, कैसे सुविधाएं देती है, किस तरीके से बनी होती है, और सारी चीजें बताते हैं। जिस दिन उसे घर वापस जाना था उसे पता था आघोरी 1 घंटे के लिए सोएंगे। उस टाइम पर आयुष जाते हैं और जो सबसे पहली किताब थी 3 किताबों में से सबसे पहली किताब कि कर्ण पिशाचिनी को कैसे सिद्ध किया जाता है वो वहां से चुरा के सीधा सीधा अपने घर आ जाते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ में आने के बाद उस किताब को अपने बैग में रखते हैं और अपने घर वालों से परमिशन लेते हैं कि मुझे कोटा में सरकारी जॉब की तैयारी करनी है, तो मुझे जो है वहाँ पर रहना है। उनके घर वाले 2-3 दिन तो बोलते हैं कि तू यहीं से कर ले, मत जा वहाँ पर, लेकिन आयुष जो थे अपने घर वालों को कैसे न कैसे कन्विंस कर लेते हैं ये बोल के कि मैं कोटा से ही तैयारी करूँगा, वहीं पर सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। क्योंकि ये जहाँ पर गए थे वहाँ पर इन्हें बहुत अच्छी सुख सुविधाएं मिली थी उस होटल में, तो ये सोचते हैं कि मैं वहीं रहूंगा और वहीं से सब कुछ करूंगा। तो आयुष के पापा उन्हें बोलते हैं कि ठीक है, कोटा में किसी हॉस्टल में तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं। तो आयुष बोलता है कि मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगा, मुझे इंडिविजुअल फ्लैट चाहिए, आपको पता है मेरी किसी से बनती नहीं है। आयुष ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी उस किताब के कुछ पन्ने पढ़ चुका था जहाँ पर साधना के बारे में लिखा था कि वो साधना उन्हें नंगे होकर करना पड़ेगी, मतलब बिना कपड़ों के करनी पड़ेगी। तो आयुष पूरी तरीके से प्रिपेयर था कि मुझे एक इंडिविजुअल फ्लैट चाहिए जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आयुष के जो पापा थे इस चीज़ को समझ गए थे कि आयुष जो है सरकारी जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो वो लोग इसे पैसे देते और बोलते ठीक है फ्लैट ढूंढ ले, और वहाँ पे जाने के बाद जब तू फ्लैट ले ले तो हमें बता दियो, हम भी वहाँ पे एक बार विजिट कर लेंगे। आयुष के दिमाग में बस ये चल रहा होता है मुझे पैसे मिले, मैं यहाँ से निकलूँ और मैं अपनी साधना पूरी करूँ, उसके बाद मैं घर वालों को अपने आप देख लूँगा। और ऐसा ही होता है, कुछ रकम उठा के वो ट्रैवल करते हुए सीधा कोटा में आ जाते हैं। कोटा में आने के बाद वो वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर से एक फ्लैट लेते हैं जहाँ पर उन्हें 2 BHK मिलता है, अच्छे रेट पर मिलता है, और वहाँ पर वो रह के अपनी साधना पूरी करते हैं। वहाँ पर सबसे पहले घर वालों को दिखाने के लिए वो एक कोचिंग को ज्वाइन करते हैं। कोचिंग में जाने के बाद लोगों को ऑब्जर्व करते हैं तो लोग उन्हें ऐसे ही दिखते हैं जैसे नॉर्मली हर जगह दिखते हैं, लेकिन उनका ध्यान जाता है कि वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है। और कोचिंग से घर आने के बाद, अपने फ्लैट पे आने के बाद जहाँ वो अकेले रह रहे थे, वहाँ पर उस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं जिसमें कर्ण पिशाचिनी के बारे में लिखा हुआ था। फाइनली एक दिन आता है जब ये प्लान करते हैं कि अब मुझे इस साधना को शुरू करना है। उस फ्लैट में आयुष ने पूरे यज्ञ का एक व्यवस्था करी, पूरा सामान ला के रखा, सारी सामग्री रखी और देखा कि कर्ण पिशाचिनी को कैसे सिद्ध करना है। तो उस पहली किताब को पढ़ने के बाद आयुष को पता चलता है कि भाई 2 तरीके हैं कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के, एक लंबा और एक छोटा। लंबा जो है वो थोड़ा सा लंबा है लेकिन उसमें चीज़ें इतनी सारी गंदी नहीं है। जो छोटा तरीका है वो 13 दिन में आप कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जो तरीके हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उस किताब को पढ़ने के बाद आयुष को पता चलता है कि मुझे 3 पड़ाव पार करने पड़ेंगे, 3 पड़ाव पार करने के बाद मुझे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाएगी। और आयुष इस चीज़ के ऊपर इतने पागलपन से काम कर रहे थे कि उन्होंने इस चीज़ सोची ही नहीं थी कि अगर कर्ण पिशाचिनी की साधना करते टाइम उनसे कोई गलती हो गई तो आगे जाके क्या हो सकता है। लेकिन वो अपनी साधना को शुरू करते हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो नंगे बैठते हैं बिना कपड़ों के, और वो जो साधना थी उसे करने लगते हैं। वो जो यज्ञ रखा था वहाँ पर सामग्री डालते डालते, किताब को पढ़ते पढ़ते वो जो है सारी चीज़ें शुरू करते हैं। पहले 10 दिन उन्हें उनके घर में अजीब सी फ्रेगनेंस आनी स्टार्ट हो गई, जैसे कोई लड़की के खुले बालों में से आती है वैसी फ्रेगनेंस उनको उस घर में से आने लग गई थी। उसके बाद आता है दूसरा पड़ाव, 11वां दिन और 12वां दिन। 11वें-12वें दिन में उन्हें अपनी उंगली में से खून टपकाना था जब जब सामग्री में मंत्र पढ़े जा रहे थे। 11वें-12वें दिन में जब खून टपकाया गया तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे 11वें-12वें दिन में उनकी कोई चेस्ट को टच कर रहा है, उनके गालों को कोई टच कर रहा है, या फिर धीरे धीरे उनके बालों को कोई टच कर रहा है, और घर में अजीब अजीब सी फ्रेगनेंस आ रही है, बहुत ही सुंदर, जो लगता था कि किसी लड़की की प्रेजेंस हो रही है। तो इस चीज़ से आयुष को पता चल गया था मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, मेरे को सिद्ध करनी है। उसके बाद आने वाला था तीसरा पड़ाव। तीसरे पड़ाव में लिखा हुआ था कि जब आप इन मंत्रों को पढ़ोगे तो उस यज्ञ में जो जो चीज़ आके गिरेगी वो चीज़ आपको उठा के खानी है बिना सोचे समझे कि वो क्या है। और जो 13वां दिन था उस दिन आयुष बिल्कुल तैयार बैठे थे। 13वां दिन जिस दिन था उस दिन क्या हुआ, सबसे पहले उस हवन में आके गिरी एक मूली, तो उन्होंने फटाफट से उस मूली को उठाया और खाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद उस यज्ञ में आके गिरा एक कबूतर। ये कहाँ से आके गिर रहे थे कुछ नहीं पता था, लेकिन ये गिर रहे थे, उन्होंने उठाया और कबूतर को भी खा लिया। फिर थोड़ी देर बाद एक मुर्गा आके गिरा, उन्होंने मुर्गा उठाया, उसे भी काट लिया और उसे भी खाना शुरू कर दिया। इसके बाद उनकी जो साधना थी 13 दिन की वो पूरी हो चुकी थी। वो हवन कुंड को साइड करते हैं और आराम से अपने बेड पर लेटते हैं, ये सोच के कि अब कर्ण पिशाचिनी आ जाएगी। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन उनके अंदर अजीब सी क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है कि उन्हें नॉनवेज खाना है।
उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि मुझे नॉनवेज खाना है। उनको नॉनवेज की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। वो फटाफट से एक स्टोर पे जाते हैं और स्टोर पे जाने के बाद वहाँ से मटन चिकन खरीदते और घर में आके कच्चा खाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको बहुत सुकून मिलता है। और जैसे जैसे रात को वो चिकन मटन खाते थे, दिन में उन्हें उल्टी हो जाती थी, जिसमें पूरी की पूरी जो खाई चीज़ होती थी ऐसी की ऐसी बाहर आ जाती थी। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि तांत्रिक ने बोला था कि एक चीज़ तो अभी रह गई थी, वो थी कि उन्हें अपनी उंगली का दान देना था। वो दोबारा यज्ञ को सजाते हैं, पूरा वहाँ पर सामग्री रखते हैं और जो आखिरी चैप्टर रह गया था उसे वो पढ़ना भूल गए थे। जब पढ़ते हैं तो जो यज्ञ हो रहा था जिसमें वो आखिरी के मंत्र पढ़ रहे थे, उसमें अपनी पैर की सबसे छोटी वाली उंगली वो काट के फेंक देते हैं। उसके बाद वो सुकून से सोने चले जाते हैं। जो दर्द हो रहा था उसके लिए उन्होंने पहले इंतज़ाम कर रखे थे, वहाँ पर उन्होंने उन दवाइयों को लगाया जहाँ से उनका पैर सुन्न हो गया। वो अपने कमरे में जाते हैं, बेड पे सो जाते हैं। जब वो सो रहे थे अचानक से उनके सामने दिखता है कि कोई फीमेल, जैसे उनकी ड्रीम गर्ल, उनके सामने चल के आती है और उनके पास बैठती है और बोलती है कि तूने मुझे सिद्ध कर लिया है, तू सिर्फ मेरा है और मैं सिर्फ तेरी हूँ। बस इस बात का ध्यान रखियो कि तुझे कोई छुएगा नहीं, तू किसी का हो नहीं सकता, मैं तेरी हूँ, तू सिर्फ मेरा है। ये बोलने के बाद उनके बीच में फिजिकल रिलेशन स्टार्ट होते हैं और अलग ही लेवल के, जैसे दोनों एक दूसरे में टूट के पड़ते हैं। आयुष जो थे बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है और उनके बीच में फिजिकल रिलेशन बिल्कुल उफान पे होते हैं। रोज़ रोज़ उनके बीच में ये सब कुछ हो रहा होता है। और जब जब जो आयुष थे वो पैसे की डिमांड करते हैं तो कहीं से भी उनकी जेब में पैसे आ जाया करते थे। जो कर्ण पिशाचिनी थी वो पैसे उन्हें भर भर के दे रही थी। 2 से ढाई हफ्ते हुए थे इन चीज़ों को चलते हुए, जब अचानक से उनके गेट को कोई नॉक करते हैं बाहर से और आयुष आराम से अंदर लेटे होते हैं, जैसे उन्हें किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, जैसे ज़िंदगी उनमें समा गई है और वो ज़िंदगी को आराम से जी रहे हैं। वो गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो बड़ी बहन थी वो वहाँ पर आ रखी थी उनके अपार्टमेंट में। और वो आके देखती हैं कि भाई चल क्या रहा है, तू पिछले 3-4 हफ्तों से ना तो कोचिंग में गया है, ना फिर तू किसी से बात कर रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो उनके दिमाग में कुछ नहीं आता, तो वो सीधा सीधा बोल देते हैं कि बहन ऐसे ऐसे वो जो लड़की थी ना जिसने मुझे स्कूल में थप्पड़ मारा था, वो हमारे कोचिंग में एडमिशन लेके बैठी हुई है और उसने वो जो थप्पड़ मारा था उस बारे में सबको बता दिया, तो मैं वहाँ पर जा नहीं रहा। तो उनकी बहन इस चीज़ को बहुत इमोशनल पॉइंट पे लेती है कि पहले भी ये बहुत डिस्टर्ब हुआ था उस लड़की के थप्पड़ मारने पे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आयुष इतना समझदार हो चुका है कि वो इस तरीके से छल रच रहा है कि उनकी जो बड़ी बहन है वो उसमें चलती चली जाएंगी। तो उनकी बड़ी बहन बोलती है कि ठीक है, पापा ने कोचिंग में फ़ोन करा था फीस ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उन्हें पता चला कि तू 2-3 हफ्ते से आ ही नहीं रहा। मैं बोल दूंगी तेरी तबीयत ठीक नहीं थी और बैठ जा, मैं बात कर लेती हूँ। तो जब तक उनकी जो बड़ी बहन थी वो अपने पापा से बात करती कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आके देखा है, ये वो कैसे न कैसे अपने पापा को कन्विंस कर लेती हैं। तो उनके पापा को भी लगता है ठीक है, लड़के की तबीयत ठीक नहीं थी, आराम कर रहा होगा, कोचिंग सेंटर नहीं गया, अभी तो बहुत लंबी प्रिपरेशन होनी है। अब उनकी जो बहन है वो आके बोलती है कि सुनो मेरे को आप घुमा तू यहाँ पे राजस्थान कोटा या राजस्थान में क्या क्या है। तो वो लोग पूरे दिन राजस्थान में घूमते हैं, वो अपनी बहन को पूरे में घुमाते हैं अच्छे से। तो रात को जब वो अपने रूम पे वापस आते हैं तो उनकी बहन बोलती है कि आज रात में यहीं रुक रही हूँ, कल जिनसे मेरी शादी पक्की हो रखी है मैं उनसे मिलने जाऊँगी। तो आयुष को पता था कि हाँ इनका रिलेशन चल रहा है और वो फियोन से मतलब उनके जो जीजू है वो भी राजस्थान में रहने वाले हैं। तो बोलते हैं हाँ बहन कोई दिक्कत नहीं है, तू रह ले रात को। तो बोलती है चल पागल। और ये दोनों इतने ज़्यादा क्लोज थे आपस में कि उनकी बहन बोलती है इधर आ जा, मैं तेरी ऑयल मसाज कर दूँ। तो उनकी जो बहन थी वो उनको ऑयल मसाज देती है सर पे रात को, और उसके बाद वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। सोने के बाद सुबह जो उनकी बहन थी वो उठ के बोलती है चल मैं जा रही हूँ, तू अपना ध्यान रखिए। और ये नींद में ही बोलते हैं हाँ ठीक है बाद में मिलते हैं, आप जाओ। तो वो चली जाती गेट बंद करके, और ये 1-2 घंटे बाद उठते हैं और जब शीशे में देखते हैं तो देखते हैं कि इनके जो बाल थे वो गायब हो चुके हैं, ये गंजे हो चुके थे, इनके बाल कहाँ गए इन्हें पता ही नहीं था। और ये इस चीज़ को समझ गए थे कि जो कर्ण पिशाचिनी है उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी बहन ने भी मुझे हाथ लगाया। वो फटाफट से फ़ोन मिलाते हैं घर पे कि सब ठीक है, बहन कैसी है। तो उन्हें याद आता है कि बहन तो जीजू से मिलने गई है। फिर वो घर पे से फ़ोन काट के जीजू को फ़ोन मिलाते हैं। तो जीजू जो थे इनके वो रो रहे होते हैं हॉस्पिटल में खड़े खड़े कि पता नहीं तेरी बहन ने क्या कर लिया, तेरी बहन ने खुद को जला लिया। तो ये बुरी तरीके से डर जाते हैं आयुष की क्या करा। तो उन्हें पता चलता है, जीजू बताते हैं फ़ोन पे कि ये आई थी घर में, हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे, इसने बोला मैं पानी पीने जा रही हूँ, और ये किचन में गई और इसने गैस ऑन करी और दोनों हाथ अपने गैस पे रख लिए, इसके पूरे हाथ जल गए। जब मेरे को जलने की बदबू आई मैं भाग कर गया, मैंने इसे हिलाने की कोशिश की, हिली नहीं मुझसे। बड़ी मुश्किल से कैसे न कैसे मैं इसे खींच तान के अपने बिस्तर तक लेके आया और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया।
आयुष की यहाँ पे हालत ख़राब होगी ये सोच के कि अभी तो कर्ण पिशाचिनी को इतना बर्दाश्त नहीं हुआ, अभी आगे जाके क्या क्या ऐसा हो सकता है जो उनको इतना ज़्यादा नुकसान दे सकता है। अब ये सीख है आप लोगों के लिए जो लड़के हैं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के, जो कर्ण पिशाचिनी में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमें भी मिल जाए। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, वो एक ऐसी एंटिटी है जो आपको पूरी तरीके से तबाह कर सकती है। आयुष अपनी बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। अपनी बहन को इस हालत में देख के उन्हें बहुत रोना आता है, लेकिन एक रात रुक के वो वापस आ जाते हैं अपने घर पे। तो जब वो अपने घर में घुसते हैं अपार्टमेंट में, तो कर्ण पिशाचिनी सामने बैठी होती है और वो डायरेक्टली उनको देख के बोलती है, तुझे कोई नहीं छुएगा, तू बस मेरा है। और उसके ऊपर टूट पड़ती है आयुष के ऊपर जो कर्ण पिशाचिनी थी, और इस टाइम पे उन्हें ऐसे स्क्रैचेस देती है, इतना काटती है कि सुबह तक आयुष जो थे वो लहूलुहान हो गए थे, अपने कमरे में पड़े थे। जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। 4-5 घंटे बीतते हैं, आयुष को लगता है कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। तो आयुष अपने घर पे फ़ोन करते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ कोचिंग सेंटर में मेरी लड़ाई हो गई थी, कुछ लड़के आए थे जिन्होंने मुझे मेरे कमरे में मारा पीटा और वो चले गए। तो आयुष अपने पापा को बोलता है कि मुझे आके अब मेरा ट्रीटमेंट करवा दो। तो आयुष के पेरेंट्स ट्रैवल करके आते हैं राजस्थान कोटा में और उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। जब पूछा जाता है तो भी वो यही बोलता है कि कोचिंग सेंटर में लड़ाई हो गई थी। वो सच नहीं बताते, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि एक कर्ण पिशाचिनी का करा सब कुछ था, जो उसकी बहन के ऊपर भी हुआ था। ठीक है, कुछ टाइम लगता है और ट्रीटमेंट के बाद जो आयुष थे वो ठीक हो जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ पहले छत्तीसगढ़ जाते हैं, फिर वापस आते हैं कुछ हफ्तों बाद अपने वापस अपार्टमेंट में, ये बोल के कि अब मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। वहाँ पर उनकी जो बहन का हाथ था वो पूरी तरीके से जल गया था, वो ट्रीटमेंट होने के बाद भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तो आयुष एक प्लान बनाते कि अब और कुछ नहीं हो सकता, मुझे दोबारा सरेंडर करना पड़ेगा उन तांत्रिक के पास जो कि पुष्कर में रहते हैं। आयुष जो थे तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और जब तक ये तांत्रिक को कुछ बोलते, तांत्रिक ने खुद से बोल दिया कि मुझे पता था तू आएगा, तेरी गलती तुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। तुझे क्या लगा था तू एक किताब चुरा के ले जाएगा तो तू उस कर्ण पिशाचिनी को संभाल लेगा? बता कैसी है तेरी बहन? तो बोलते कि बचा लो मेरी बहन को, मेरी बहन के हाथ जल गए। बोलते और तेरा क्या हाल है? बहुत मजा आ रहा है ना उसके साथ संभोग करके, सारी इच्छा पूरी होगी होंगी तेरी। तो वो हाथ जोड़ लेता है, तांत्रिक के पैरों में पड़ जाता है आयुष की, बचा लो मेरे परिवार को, मेरी बहन को और मुझको बचा लो। मैंने आपकी कुछ तो सेवा की थी, अगर मेरी सेवा में थोड़ा भी आपको कुछ लगा हो तो प्लीज़ मुझे बचा लो। तो तांत्रिक बोलते हैं रुक जा, 2 दिन लगेंगे, 2 दिन साधना चलेगी। वो कर्ण पिशाचिनी तेरे को हर तरीके से लेने की कोशिश करेगी, लेकिन तुझे जो हम बोलेंगे वही करना है। तांत्रिक बोलते हैं कि आज रात जो पूजा होगी उसमें कुछ नहीं होगा, कल रात जो पूजा होगी उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन परसों रात जो पूजा होगी उसमें कर्ण पिशाचिनी तुझे लेने आएगी, तुझे उस घेरे से बाहर नहीं निकलना। तांत्रिक उसे अपने पास रखते हैं आयुष को और बोलते हैं आज रात साधना होगी, तुझे बैठना है। पूरी रात साधना चलती है जहाँ पर आयुष को एक घेरे में रखा जाता है। फिर अगले दिन वही साधना होती है जहाँ पर घेरे में रखा जाता है। तीसरे दिन आयुष को बोला जाता है कुछ भी हो जाए इस घेरे से बाहर नहीं आना तेरे को, आज वो कर्ण पिशाचिनी तुझे लेने आएगी और हमारा मुकाबला उससे होगा। तांत्रिक जब अपनी साधना शुरू करते हैं एग्जैक्ट रात के 2 से 3 के बीच में, उस सर्कल के बीच में आयुष को बैठाया होता है और वहाँ पर जो हवन कुंड चल रहा होता है उसके आसपास इतनी तेज हवाएं आती हैं, हवा का इतना तेज झोंका आता है जो पूरी तरीके से आयुष को उस सर्कल से बाहर निकालने पर मजबूर कर देता है। तांत्रिक अपने मंत्रों में लगे होते हैं, वहाँ पर अच्छी तरीके से जो सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की जा रही होती है। शिष्य जो खड़े होते हैं वो भी यही देख रहे होते हैं कि कैसे भी आयुष जो है इस सर्कल से बाहर ना निकल जाए, लेकिन कोई हवा का झोंका जो सिर्फ आयुष को लग रहा था और किसी को नहीं लग रहा था। आयुष धीरे धीरे खिसक के सर्कल से बाहर आ रहे थे। जब तांत्रिक की आंख खुलती है, तांत्रिक बोलते हैं कि और बड़ा घेरा बना दो इसके बाहर, ये घेरे के बाहर नहीं आना चाहिए। तांत्रिक इस चीज़ को देख पा रहे थे कि कर्ण पिशाचिनी जो दिख नहीं रही थी वो आयुष को उस घेरे में से खींच रही थी, जो सबको लग रहा था वो हवा का झोंका है। एक बड़ा सर्कल बनाया जाता है, कर्ण पिशाचिनी बाहर खड़ी थी जो तांत्रिक के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तांत्रिक पर कर नहीं पा रही थी, शिष्यों पे भी नहीं कर पा रही थी। आयुष जो थे उन्होंने अपना मलमूत्र पूरी बॉडी पे लगाया था, उस मलमूत्र को उन्होंने उस साधना के दौरान खाया भी था और अपनी इतनी सारी चीज़ें भेंट दी थी उस कर्ण पिशाचिनी की साधना के दौरान। उन्होंने इतना सब कुछ करा था जिसकी वजह से कर्ण पिशाचिनी उनसे इतना अटैच हो गई थी, उसकी बॉडी तक अटैच हो गई थी। आप इमेजिन कीजिए उस साधना में उन्होंने, बाद में पता चला कि मलमूत्र मतलब पॉटी टॉयलेट तक अपने शरीर पर रगड़ा था, उसे खाया भी था, जो वहाँ पर पता चल रहा था कि अब कर्ण पिशाचिनी इससे इतना ज़्यादा कनेक्टेड कैसे है। जो कर्ण पिशाचिनी का दिया कबूतर, मूली, मुर्गा सब खाया था, मलमूत्र अपने शरीर पर लगा के उसे खाया भी था और वो दिया भी था खाने के लिए। अब तांत्रिक वहाँ पे बैठ के ये चीज़ देख रहे थे, ले जाने की कोशिश हो रही है और पूरे 4 घंटे तक वो साधना वहाँ पे चलती रही, जहाँ पे आयुष को बार बार घसीटने की कोशिश करी। 4 घंटे बाद
आयुष ने जब आँख खोली तो उसे दिखा कि 6-7 औरतें वो कर्ण पिशाचिनी जो वहाँ पर उन्हें खींच रही थी, उन्हें घसीट के ले जा रही थी। और कर्ण पिशाचिनी बार बार चिल्ला रही थी कि चल मेरे साथ, तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, हमने वादा किया था, तू मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकता है। आधे घंटे तक वो कर्ण पिशाचिनी चिल्लाती रही। उसके बाद जो 6-7 औरतें थी वहाँ पर, उन्होंने कर्ण पिशाचिनी के सारे बाल उतार दिए। उसके बाद वो कर्ण पिशाचिनी वहाँ से खुद ब खुद चली गई और वो जो औरतें थी उन्होंने तांत्रिक की तरफ देख के सर झुकाया और वो भी वहाँ से चली गई। कैसे न कैसे ये सारी चीज़ें खत्म हुई और जब सर्कल हटाया गया तो तांत्रिक के पैरों में पड़े आयुष, उन्होंने पूछा कि कैसे कर्ण पिशाचिनी से पीछा छूटा। तो उन्होंने बताया कि जो मलमूत्र तुमने खाए थे, लगाए थे, जो जानवरों को तुमने खाया था, वो सब कुछ कर्ण पिशाचिनी की साधना के दौरान तुमने किया था, जिससे तुमसे अटैच हो गई थी। इसकी सारी शक्ति इसके बालों में थी। जब इसके बाल उतार दिए गए तो इसकी याददाश्त खत्म हो गई, तो ये भूल गई कि तुमसे इसका क्या लेना देना है और इसे मुक्त कर दिया गया है। हालांकि मुक्त नहीं हुई, अब ये रोज रात को यहाँ पर हाजिरी लगाने आएगी और ये मेरे कंट्रोल में है। तो आयुष बोलते कि ऐसा हुआ क्या था हमारे बीच में जिससे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो तांत्रिक ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना था कि जब तक तू जिएगा ये तेरी सेवा करेगी, ये तेरी हर लस्ट को पूरा करेगी, और जब तू मरेगा अगले 100-150 साल ये तेरे से सब कुछ करवाएगी जो ये करवाना चाहेगी, तेरे को मुक्त नहीं होने देगी। तो तांत्रिक बोलते जो एक किताब तूने उठाई थी वो किताब ऐसी थी कि तू इसे बुला सकता था, अभी भी तुम्हारे बीच में इतना बड़ा कुछ कनेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए इस चीज को मैंने डिटैच कर दिया। तो तांत्रिक बोलते अब आगे से तुझे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। तो आयुष जो है अघोरी के पैर में पड़ जाते हैं और बोलते कि आपने जितना मुझे बताया, जो मेरे लिए किया, मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। और बोलते आप जब भी याद करोगे मैं आपकी कोई भी परेशानी हो उसमें खड़ा रहूंगा। तो अघोरी जो होते हैं वो बोलते कि हम इस दुनिया को पहले त्याग चुके हैं, हमें इस दुनिया से कोई मोह नहीं है, अब तू अपनी जिंदगी जी सकता है, लेकिन ये कर्ण पिशाचिनी के बारे में सोचना छोड़ दे। इंसान जब भी किसी चीज़ को शॉर्टकट की तरीके से पाना चाहता है उसका कुछ नहीं होता, अपने हाथ पैर कटवा के वो घर बैठ जाता है। और आयुष का भी कुछ ऐसे ही हुआ था, जिसका भुगतान उनकी बहन को भी भरना पड़ा था। आयुष अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आते हैं और कैसे न कैसे ज़िंदगी को जीना शुरू करते हैं। अब इतना लंबा टाइम हो गया इस चीज़ को। पलक को तो उनकी बहन ने बताया था, उनके बहन के हाथों से निशान अभी तक गए नहीं है। पलक ने बताया कि अक्षय भाई देखो, करा किसने, भुगता किसने। मतलब पलक की जो दोस्त थी उन्होंने भुगता अपने भाई की वजह से। उसके बाद घर में बहुत सारे लॉसेस आए, बहुत सारी चीज़ें उठपटांग हो गई। उनकी बहन का जो घर था उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फाइनली अब इनकी लाइफ ठीक है। 2024 में ये अच्छे खासे सेटल्ड हैं जो आयुष हैं और ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक कर्ण पिशाचिनी को चाहने के चक्कर में, पाने के चक्कर में इन्होंने इतना विध्वंस कर दिया पूरे परिवार में, सब जगह, कि आज के टाइम पे सोचने पे मजबूर कर दिया कि किसी चीज़ को अगर आप दिल से पाना चाहो तो वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि उसमें आप अपना प्रॉफिट देखते हैं, किसी का भला नहीं। मैं आखिरी में आके यही कहना चाहूंगा, जो काले जादू का सहारा लेते हैं वो एक दिन खुद ही गुलाम बन जाते हैं, एक दिन खुद ही उस चीज में फंस के रह जाते हैं और उनकी मौत बहुत गंदी होती है। लास्ट में आके यही कहना चाहूंगा, जिंदगी में कभी आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन कुछ अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हुई हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा। जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो कमेंट्स आप करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है, तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इस तरीके से चैनल पे से जाइए मत, आप हमारी कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपसे उतना ही प्यार बना के रखेंगे, हमसे उतना ही प्यार बना के रखिए। और नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।